फ्लो डायग्राम बाकी यहाँ से जो है लेकर बाकी चीज़ वही चीज़ हो रही है। यहाँ पे अगर हम देखें, सबसे पहले वो क्या करेगा कि देखेगा चैनल फ्री है या नहीं, कैरियर सेंस करेगा, मतलब चैनल को सेंस करेगा। अगर ये चीज़ ट्रू है तो फिर नीचे आएगा, नहीं तो फॉल्स में पीछे चला जाएगा। वो कहता है वेट IFS हमने देखा था, एक टाइम पीरियड होता है, वो वेट करेगा। उसके बाद वो कहता है यहाँ पे कंटेंशन विंडो, ये चीज़ हमने पढ़ी। कंटेंशन विंडो क्या होती है कि एक नंबर ऑफ़ स्लॉट्स में से जो है चूज़ करेगा और फिर उतना वेट करेगा। अच्छा, ये करने के बाद वो कहता है सेंड RTS, रिक्वेस्ट टू सेंड। RTS मतलब एक रिक्वेस्ट होगी, एक चैनल एक कंट्रोल फ्रेम होगा, जो हमने फ्रेम की टाइप्स पढ़ी थी, जिसमें एक S फ्रेम था, सुपरवाइजरी फ्रेम। तो उस टाइप का एक फ्रेम भेजेगा, रिक्वेस्ट करेगा चेक करने के लिए क्या मैं डाटा भेज सकता हूँ। फिर उसके बाद टाइमर सेट कर देगा। अच्छा, टाइमर सेट करने के बाद वो CTS का वेट करेगा। CTS क्या है? क्लियर टू सेंड, मतलब उसको रिस्पॉन्स आएगा कि हाँ ठीक है आप डाटा भेज सकते हो। उसके बाद दोबारा से IFS वेट करेगा। IFS क्या था? एक टाइम पीरियड था। ओके, उसके बाद वेट करने के बाद वो अपना फ्रेम भेजेगा, फिर एक टाइमर सेट कर देगा। अब इस टाइमर में अगर इसको एक्नॉलेजमेंट रिसीव होती है, कि एक्नॉलेजमेंट हमने पढ़ा है क्या चीज़ होती है, तो मतलब आपका जो ट्रांसमिशन थी वो सक्सेसफुल है। अगर फॉल्स होती है तो फिर ये वाला जो साइकिल है रिपीट होगा कि में ऐड होगा, वो के लिमिट से कम होना चाहिए, यानी के मैक्स से कम होना चाहिए। अगर फॉल्स होगा तो यहीं पे ट्रांसमिशन अबॉर्ट हो जाएगी, और ट्रू होगा तो फिर वेट यानी कि बैक ऑफ टाइम वेट करके दोबारा से चीज़ रिपीट की जाएगी। ओके, कंटेंशन विंडो के बारे में मैंने पढ़ा है कि क्या होता है कि टाइम को स्लॉट्स में डिवाइड किया जाता है। फिर आपका जो डिवाइस होती है वो एक मखसूस नंबर ऑफ़ स्लॉट्स चूज़ करती है, एक रैंडम नंबर चूज़ करती है। मिसाल के तो 2 उसने चूज़ कर दी, 2 चूज़ करने के बाद अगर उसको आइडल पहली दफ़ा आइडल नहीं मिला, यानी कि 2 उसने चूज़ की और उसको जो स्टेशन था, स्टेशन बोल रहा हूँ चैनल है, वो फ्री नहीं मिला, तो फिर वो अगली दफ़ा डबल कर देगी, मतलब 4 कर देगी इस हिसाब से। ओके, अब इसमें नेटवर्क एलोकेशन वेक्टर एक चीज़ होती है, जो आपका ये चीज़ें हैं RTS SIFS, ये DIFS है, मतलब डिस्ट्रीब्यूटेड, और IFS हमने पढ़ चुके हैं। क्या RTS रिक्वेस्ट टू सेंड है, CTS क्लियर टू सेंड है, ये चीज़ सारे हमने अभी देखे हैं। अच्छा, अब इसमें होता है कैसे कि सबसे पहले आपका जो सोर्स है वो एक टाइम का वेट करेगा। IFS हमने पढ़ा है क्या चीज़ थी। फिर RTS भेजेगा, यानी कि रिक्वेस्ट टू सेंड भेजेगा, जिस डिवाइस को भी ऑफ कोर्स उसने भेजना था। ठीक है, अच्छा, और उसके बाद फिर जो डिवाइस जिसने रिस्पॉन्स करना था वो एक शॉर्ट मतलब टाइम का वेट करेगा। ऐसे मतलब शॉर्ट टाइम का वेट करेगा, फिर एक CTS भेजेगा, यानी कि क्लियर टू सेंड। फिर एक जो आपका सोर्स है वो मज़ीद एक शॉर्ट टाइम के लिए वेट करेगा, फिर अपने डाटा भेजेगा, और जो डाटा रिसीव होने के बाद जो आपका रिसीवर है वो शॉर्ट टाइम वेट करने के बाद एक्नॉलेजमेंट भेजेगा। अब इसमें ये होता है कि एक जो आपका नेटवर्क एलोकेशन वेक्टर होती है, ये भी एक टाइम पीरियड होता है, जो आपका जो मतलब ओवरऑल नेटवर्क है या जो सिस्टम है वो कहता है कि ये जो नैव वाला टाइम है, इसमें किसी और डिवाइस ने ट्रांसमिशन नहीं करनी। ये ऑल अदर ट्रांसमिशन स्टेशन को बताते थे कि ये टाइम जो है भाई, ये A और B इसमें ट्रांसमिशन कर रहे हैं, आपने किसी और ने इसमें डाटा नहीं, तो नैव एक टाइम पीरियड है। ओके, कंट्रोल एक्सेस, ये हमारी दूसरी टाइप है। हमारे जो प्रोटोकॉल्स हमने पढ़े थे, कंट्रोल एक्सेस में ये होता है कि हम एक हिसाब किताब से चलते हैं, मतलब ये नहीं कि बस रैंडमली भेजते जाओ, और थोड़ा सा ऑर्गेनाइज्ड कम्युनिकेशन होती है इसमें। वो कहता है कि इन कंट्रोल द स्टेशन कोऑर्डिनेट विद दिस, जो स्टेशन हैं वो एक से पहले मुशावरत करते हैं कि किसने डाटा भेजना है, और वो कहता है कि इट मस्ट गेट परमिशन, पहले डाटा भेजने से पहले हर स्टेशन को परमिशन की ज़रूरत होती है। अब ये जो सारी चीज़ है कंट्रोल एक्सेस हम 3 तरीक़ों से करते हैं। नंबर 1 रिजर्वेशन, नंबर 2 पोलिंग, और नंबर 3 टोकन पासिंग। अब इनको एक एक करके पढ़ते हैं। रिजर्वेशन में क्या होगा? रिजर्वेशन में ये होता है कि सबसे पहले आप टाइम को इंटरवल्स में डिवाइड करते हो। आपका जो प्रोपगेशन टाइम होता है या जो भी आपका टाइम है उसको पहले इंटरवल्स में डिवाइड करते हो। उसके बाद कहते हैं कि इन ईच इंटरवल अ रिजर्वेशन फ्रेम प्रोसीड द डाटा फ्रेम सेंट इन दैट। अच्छा, एक रिजर्वेशन फ्रेम होगा, उसमें जितने भी आपके नेटवर्क में स्टेशन हैं उनके लिए सीट्स जैसे होती हैं वो रखी जाएंगी। ठीक है, तो जिसने डाटा भेजना होगा उसकी सीट को 1 कर दिया जाएगा, मतलब कि ऑन कर दिया जाएगा, और बाकी को ऑफ़ रखा जाएगा। अभी हम इसको डायग्राम से देखते हैं तो आपको बेहतर समझ आ जाएगी। बाकी ये टेक्स्ट आप पढ़ लिया करें, इससे आपको मज़ीद चीज़ जो है वो क्लियर हो जाती है। ओके, अब यहाँ पे देखें तो ये आपके पास एक रिजर्वेशन फ्रेम है। ये जो 1 2 3 4 5 लिखा हुआ है, ये जो पूरी है, क्योंकि आपके पास यहाँ पे 5 नेटवर्क हैं, 5 स्टेशन हैं, 5 डिवाइसेस हैं आपके नेटवर्क में। तो स्टेशन 1 3 और 4 ने डाटा भेजना था, तो उनकी वाली जो स्लॉट्स थी या उनकी वाली जो सीट्स थी समझ लें, वो उनको 1 कर दिया और बाकी जो है वो 0 0 हैं। तो उन्होंने एक सीक्वेंस में डाटा भेजा, पहले डाटा स्टेशन 1 का आया, फिर 3 का और 4 से, मतलब एक ऑर्गेनाइज सिस्टम है।
फिर उसके बाद जब इनकी ट्रांसमिशन होगी फिर दोबारा से एक जो है रिजर्वेशन फ्रेम आया, फिर उसमें सिर्फ जो स्टेशन 1 था उसने डाटा भेजना था, तो उसकी जो सीट थी या उसकी स्लॉट थी उसको 1 कर दिया, बाकी सारे 0 हैं। और लास्ट पे अगर हम देखें तो लास्ट पे किसी ने भी डाटा नहीं भेजा, तो सारे 0 हैं। ओके, अब पोलिंग ये होती है कि आपके पास एक प्राइमरी स्टेशन होगा, एक मेन बॉस स्टेशन होगा, बॉस डिवाइस होगी, वो पूछेगा सारी एक एक करके सारी डिवाइसेस से पूछेगा कि किसी ने डाटा भेजना है, और फिर उस हिसाब से जिसने डाटा भेजना होता है वो आगे से रिस्पॉन्स करता है कि मैंने डाटा भेजना है। और इसमें यह होता है कि अगर आपके प्राइमरी ने भी इवन डाटा उसने सेंड करना है तो वो जो है पहले एक कॉल करता है या पूछता है हर डिवाइस को कि आप जो है डाटा रिसीव करने के लिए तैयार हो या नहीं, तो फिर उसके रिस्पांस के हिसाब से वो जो है आगे चलता है। अच्छा, वो कहते हैं कि दिस मेथड इंश्योर्स ऑर्डरली कम्युनिकेशन, इसमें एक ऑर्डर में कम्युनिकेशन होती है और कोलिजन प्रिवेंट की जाती है सेंट्रलाइज नेटवर्क्स में स्पेशली। ओके, अब इसमें बेसिकली कुछ ऐसे होता है कि यहाँ पे पास आपके पास एक प्राइमरी है। अच्छा, इसमें 2 चीज़ें होंगी, अगर प्राइमरी ने डाटा भेजना है ना तो वो उस चीज़ को कहेंगे सिलेक्ट, अगर किसी और डिवाइस ने डाटा भेजा तो फिर कॉल करेगा। अच्छा, अब प्राइमरी क्या करेगा, एक सिलेक्ट फ्रेम भेजेगा। सिलेक्ट कैसे, वो एक सुपरवाइजरी मतलब एक कंट्रोल वाला फ्रेम जो भेजेगा। तो डिवाइस ए को इसने भेजना था, तो डिवाइस ए ने क्या किया कि रिस्पांस दिया कि ठीक है मैं रिसीव करने के लिए तैयार हूँ, एक्नॉलेजमेंट भेजी, फिर इसने डाटा भेजा और फिर इसने डाटा के रिस्पांस में फिर से एक्नॉलेजमेंट भेजी। अच्छा, अब यहाँ पे जो है इसने जो है बी ने डाटा बेसिकली भेजना था, तो इस मेथड में पोलिंग मेथड में ये होता है कि आपको जो प्राइमरी है वो सारे पूरे नेटवर्क में जितनी भी डिवाइसेस हैं उनसे एक एक करके सबसे पूछेगा। अब जैसे जहाँ पे इसने ए से पूछा है, पॉल किया है, तो ए ने कहा कि नहीं, नैक मतलब कि नो एक्नॉलेजमेंट कि मुझे नहीं डाटा भेजना। फिर इसने दोबारा से पॉल किया है बी को, यानी पी को पूछा है कि आपने भेजना है डाटा, तो बी ने कहा मैंने डाटा भेजना, तो बी ने डाटा भेजा और इसने फिर एक्नॉलेजमेंट की यानी कि रिस्पॉन्स दिया। तो ये चीज़ इस तरीके से चलती रहती है। अच्छा, टोकन पासिंग ये होती है कि आप एक लॉजिकल रिंग में ऑर्गेनाइज़ कर लेते हो आप अपने नेटवर्क को, जैसे आप सारे दोस्त एक सर्कल में बैठ जाओ मिसाल के तौर पे, और ये होता है कि एक टोकन पास किया जाता है। ठीक है, एक टोकन कुछ भी होगा जो मतलब एक डिजिटल चीज़ होगी, तो टोकन पास किया जाता है। वो टोकन जिस डिवाइस के पास होगा वो डाटा भेजेगा, उसके बाद उस टोकन को अपने से नेक्स्ट वाली जो डिवाइस है उसको जो है वो पास कर देगा, मतलब कि अपने सक्सेसर को पास कर देगा। अच्छा, वो कहते हैं कि द प्री डिसेसर इज़ द डिवाइस स्टेशन, मतलब कि जो आपकी एक डिवाइस है ना, जैसे ए बी सी 3 डिवाइस हैं, तो पहले ए के पास था, उसने बी को दिया, अब बी के लिए जो ए है वो प्री डिसेसर है और सी जो है वो सक्सेसर है। ओके, तो इसमें ये कहता है कि जो आपका स्पेशल पैकेट है या टोकन है उस पूरी रिंग में सर्कुलेट करेगा। पोजेशन ऑफ टोकन गिव्स दिस, मतलब जिसके पास टोकन है वो डाटा भेज सकता है। और फिर इसमें कहता है कि कुछ ना कुछ मैनेजमेंट भी करनी पड़ती है कि किस डिवाइस के पास कितनी देर टोकन रहेगा, ये सारी चीज़ें। ओके, अब इसमें ये होता है कि ये कहता है कि लॉजिकल रिंग एंड फिजिकल टोपोलॉजी। अब इसमें ज़रूरी नहीं है कि आपका जो है फिजिकल ही मतलब रिंग हो, सिर्फ लॉजिकल रिंग हमें चाहिए होती है इस स्पेशली जो टोकन पासिंग मेथड है इसके लिए। ओके, अब अगर आपके पास एक फ़िज़िकल रिंग है तो उसमें कैसे होगा, यहाँ पर लेट्स से कि 1 से स्टार्ट होगा, इसके पास टोकन था, इसने डाटा भेजने के बाद 2 को दिया, 2 ने फिर 3 को दिया, इस तरीके से मतलब जो है वो अगर हम इस रिंग के हिसाब से देखें तो 2 4 को देगा, फिर 4 3 को देगा, इस तरीके से चलेगा। अगर डुअल रिंग में क्या होता है कि अगर आपका जो पहली रिंग है यानी कि जो 1 2 4 3 वाली रिंग है, अगर ये इनफैक्ट किसी वजह से ख़राब हो जाती है तो फिर जो दूसरी रिंग है यानी कि इस हिसाब से जो 2 1 3 4 वाली रिंग है, इस तरीके से मतलब डुअल रिंग में ये होता है कि एक रिंग ख़राब हुई तो दूसरी चलने लग जाती है। अच्छा, बस रिंग में ये होता है कि अगर आप देखें तो आपके जो स्टेशन हैं वो तो एक्चुअली में सिर्फ एक बस टोपोलॉजी में कनेक्टेड हैं, लेकिन ये जो डैश्ड लाइन है या डॉटेड लाइन है ये एक लॉजिकल रिंग को रिप्रेजेंट कर रही है, तो एक लॉजिकल रिंग यहाँ पे बनी हुई है। और यहाँ पे क्या होगा कि उसी तरीके से फर्स्ट के साथ पास पहले टोकन आएगा, फिर इस हिसाब से ये रूटीन से चलेगा। अच्छा, अब इन सारी तीनों में एक मेजर फॉल्ट है कि अगर कहीं पे भी एक स्टेशन ख़राब होता है तो सारा नेटवर्क हमारा रुक जाता है, क्योंकि एक रिंग चल रही है। जो स्टार रिंग है उसमें यह होता है कि आपकी सारी डिवाइसेस एक सेंट्रल हब से कनेक्टेड होंगी और उनसे फिर जो है आपका टोकन जैसे भी डिस्ट्रीब्यूट होता है ये सर्कल करता है। अब इसमें अगर ये होता है कि आपका स्टेशन 2 लेट से ख़राब हो जाता है तो आपका बाकी नेटवर्क जो है वो चलता रहता है। ओके, चैनलाइजेशन, ये आपका तीसरी टाइप है हमारी प्रोटोकॉल्स में। चैनलाइजेशन में ये होता है कि हम 3 किस्म से यानी फ्रीक्वेंसी या टाइम या कोड डिवीजन से हम चैनलाइज करते हैं अपने पूरी लिंक को या अपने जो हमारा चैनल होता है
कि किस डिवाइस ने कौन सा किस हिसाब से जो है अपना डाटा भेजना है। वो कहता है कि इंस्टेड ऑफ एवरीवन यूजिंग द चैनल एट वंस, बजाय इसके कि हर डिवाइस जो है चैनल को एक ही टाइम पे यूज़ करे, ईच स्टेशन इज़ गिवन अ सेपरेट पोर्शन ऑफ बैंडविड्थ। बैंडविड्थ को आप फिलहाल की समझ लें कि जैसे स्पेस होती है, बाय टाइम के लिहाज से हो सकता है, या फ्रीक्वेंसी, या फिर एक कोड के लिहाज से हो सकती है। इन सब को हम पढ़ेंगे डिटेल में। ओके, फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीपल एक्सेस, FDM है। यानी FDM में ये होता है कि आप हर स्टेशन को एक सेपरेट फ्रीक्वेंसी बैंड देते हैं कि ये आपकी फ्रीक्वेंसी मतलब इससे लेकर इस तक जो फ्रीक्वेंसी ये आपके पास होगी, ठीक है। तो इस हिसाब से फिर इसमें जो है सारी चीज़ होती है, ताकि फिर इससे होता ही है कि आपकी चूँकि हर डिवाइस के पास अपनी फ्रीक्वेंसी है, तो फिर उसमें कोई चांस नहीं होती कि कोलिजन्स हों या ये सारी चीज़ें हों। और इसमें फिर ये भी रहता है कि आपकी जो सारी डिवाइसेस हैं वो एक टाइम पे भी डाटा भेज सकते हैं, क्योंकि फ्रीक्वेंसी सबकी डिफरेंट है। और एग्जाम्पल के तौर पे आप यहाँ देखें कि जैसे आपके पास रेडियो स्टेशन होते हैं तो सबकी डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज होती हैं, तो इस तरीके से वो सारे एक ही चैनल के थ्रू, जो मतलब एयर का जो एक चैनल उन्होंने चूज़ किया होता है उसके थ्रू ट्रांसमिट कर रहे होते हैं डाटा। अब इसमें ऐसे होता है कि ये जो ब्लू, ऑरेंज और येलो और वाइट कलर के बैंड्स हैं डिफरेंट कलर से, ये बेसिकली फ्रीक्वेंसी बैंड्स है। तो स्टेशन 1 को हमने ब्लू दे दिया, इस तरीके से बाकी से सबको दे दिया। तो अब ये एक ही टाइम पे ये कॉमन चैनल है और एक ही टाइम में सारे जो है वो ट्रांसमिशन कर रहे हैं। तो फ्रीक्वेंसी का ये अच्छा, इसमें जो आपका स्टेशन 3 ये साइलेंट है, मतलब ये डाटा ट्रांसमिट नहीं कर रहा, बाकी जो है 3 कर रहे हैं। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ देखिए कि FDM में और FDM में आपको FDMA और FDM में कन्फ्यूजन नहीं करनी, क्योंकि ये जो है ये आपकी डाटा लिंक लेयर में एक एक्सेस मेथड है FDMA, और जो FDM है ये आपकी फ़िज़िकल लेयर में जो हम फ्रीक्वेंसी डिवीज़न मल्टीप्लेक्सिंग करते थे उसकी टेक्निक है। तो FDM और FDMA को कंफ्यूज नहीं करना आपने। ओके, TDM क्या है? TDM जैसे उसमें हम फ्रीक्वेंसी के हिसाब से जो है अपना ट्रांसमिशन कर रहे थे, इसमें हम टाइम के हिसाब से करेंगे कि हर डिवाइस को एक टाइम स्लॉट असाइन की जाएगी, उससे पहले या उसके बाद वो डिवाइस डाटा सेंड नहीं कर सकती। अब जैसे एग्जांपल के तौर पर कहता है कि अगर हर स्टूडेंट को क्लास में 1 मिनट दिया जाए बोलने का, ठीक है, तो उसमें फिर हर स्टूडेंट जो अपनी टर्न का वेट करेगा और उससे कोई इंटरप्शन नहीं होगी और जो कम्युनिकेशन है वो अच्छे से हो सकेगी। ओके, तो इसमें कुछ ऐसे होगा कि हमारे पास टाइम स्लॉट्स हैं और हमने जो है टाइम के, अगर आपको पिछले में याद हो तो हम हॉरिजॉन्टल जो है बार्स बनी थी, इसमें वर्टिकल बार्स हैं, मतलब कि टाइम के हिसाब से हम चल रहे हैं। तो एक टाइम स्लॉट हमने स्टेशन 1 को दे दी, स्टेशन 2 को दे दी, इस तरीके से फिर तो हर अपने अपने टाइम स्लॉट्स में ये जो है डाटा भेजेंगे। अच्छा, इसमें कहता है कि दो कॉन्सेप्ट होते हैं, एक गार्ड टाइम्स और प्रीएम्बल बिट्स। ये बेसिकली कि इस चीज़ को मेक श्योर करने के लिए होते हैं कि हमारे जो स्टेशन हैं वो टाइम को ऊपर नीचे ना हो जाए और ऐसे कोलिजन्स वगैरह ना। तो ये इनकी कोई डिटेल नहीं बताई हुई, तो बस इनको याद कर लें इसी तरीके से। अच्छा, इसमें फिर वही अगेन बात की TDM और TDMA को कंफ्यूज नहीं करें। टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्शन और चीज़ें, और टाइम डिवीजन जो मल्टीपल एक्सेस है ये, और जो डिफरेंट चीज़ें हैं। ओके, अब कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस लास्ट हमारा जो प्रोटोकॉल है, इसमें क्या होता है कि हम कोड से जो है वो अपने डाटा को डिफ़र करते हैं, या बैंडविड्थ जो है वो उस हिसाब से यूज़ की जाती है। वो कहता है कि CDMA डिफर फ्रॉम FDMA इन दैट ओनली वन चैनल ऑक्युपाइज द एंटायर। इसमें होता है कि चैनल और लिंक का मैंने आपको बताया था कि चैनल लिंक का एक पार्ट होता है। तो होता क्या है कि FDMA में जो एक चैनल होता है वो पूरी लिंक की सारी बैंडविड्थ ऑक्युपाई कर लेता है, सारी स्पेस ऑक्युपाई कर लेता है। जो TDMA से नुकसान तो हो जाता है कि ऑल स्टेशन कैन सेंड CDMA डिफर्स फ्रॉम देयर इज़ नो। अच्छा, इसमें कहता है कि जो TDMA था इसमें हम टाइम की वजह से, चूँकि डिले आ रहा था ना, कि पहले 5 सेकंड वाली टाइम स्लॉट स्टेशन 1 को थी तो वो उसमें डाटा भेज रहा था, दूसरी जो वेट कर रही थी। तो जो CDMA इसमें सारी डिवाइसेस साइमल्टेनियसली, मतलब कि एक टाइम पे डाटा भेज सकती हैं। अच्छा, ओके, तो इसमें यह होगा कि आपके पास उस तरीके से 4 स्टेशन है, एक चैनल है, और आपके पास डाटा है, यानी D1 D2 D3 D4। और ये जो C1 C2 C3 ये कोड्स हैं जो हम हर स्टेशन को दे देते हैं कि ये आपके कोड हैं। अच्छा, इन कोड्स को बनाने के लिए कुछ रूल्स हैं। नंबर 1 रूल ये है कि अगर आप उन कोड्स में से किसी भी दो का आपस में किसी भी दो डिफरेंट को मल्टीप्लाई करें तो उसका आंसर 0 आना चाहिए। मतलब C1 मल्टीप्लाई C2 0, C2 मल्टीप्लाई C3, इस तरीके से सारे 0 होने चाहिए। और नंबर 2 रूल ये है कि अगर उस कोड को उसी कोड से खुद से दोबारा मल्टीप्लाई किया जाए तो आंसर जो है वो 4, मतलब हमारे इस कॉन्टेक्स्ट में 4 आ रहा है,
तो बेसिकली नंबर ऑफ़ स्टेशन, मतलब आपके नेटवर्क में जितने भी नंबर ऑफ़ स्टेशन हैं वो उसका आंसर आना चाहिए। तो इस तरीके से हमने कोड जो है वो डिज़ाइन करना होता है। अच्छा, अब इसमें अगर हम देखें तो सब डिवाइसेस ने अपना अपना यानी डाटा और उसके साथ कोड को मिला के जो है वो हमारे जो चैनल था उसमें भेज दिया है। अब वो कहते हैं कि लेट्स से कि आपके स्टेशन 2 को डाटा भेजा गया था, तो वो डाटा निकालेगा कैसे, क्योंकि सारी डिवाइसेस साइमल्टेनियसली भेज रही हैं। अच्छा, तो वो निकालेगा ऐसे कि उसके पास जो स्टेशन 1 है इसका कोड होगा। तो चूँकि अभी हमने देखा है तो कि अगर एक कोड को मतलब एक स्टेशन के कोड को दूसरे स्टेशन के कोड से मल्टीप्लाई करें तो आंसर 0 आना चाहिए। तो क्या होता है कि वो जो आपका स्टेशन 2 है ये क्या करता है कि C1 से यानी कि स्टेशन 1 के कोड से इस पूरे डाटा को मल्टीप्लाई करेगा। जब मल्टीप्लाई करेगा तो सारी टर्म जो बाकी थी यानी D1 के अलावा, D1 C1 के अलावा सारी 0 हो जाएंगी, और फिर आपके पास जो बच जाएगा वो होगा 4D1, या क्योंकि C1 मल्टीप्लाई C1 क्या हो रहा है, 4 यहाँ पे हो रहा है, ठीक है। तो C1 मल्टीप्लाई C1 जब हुआ तो 4 हो गया और आंसर आपके पास आ गया 4D1। अब चूँकि इसको ये भी पता है कि हमारे पास टोटल स्टेशंस कितने हैं, तो फिर ये क्या करेगा कि इसको 4D1 को 4 से डिवाइड कर देगा और फिर हमारे पास फाइनल जो है वो D1 यानी कि जो एक्चुअल डाटा है वो सिर्फ बच जाएगा। तो इसको इस तरीके से डाटा सी, बाकी भी जो स्टेशन है वो इसी रूल से फिर काम करेंगे। इसमें लास्ट एक चीज़ होती है कि इसमें जो बिट्स डाटा को हम रिप्रेजेंट करते हैं वो हम 0 और 1 की फॉर्म के बजाय 0 को हम रिप्रेजेंट करते हैं -1 और 1 को हम रिप्रेजेंट करते हैं +1 से, और अगर साइलेंस है यानी किसी ने डाटा नहीं भेजना तो फिर उसको 0 से रिप्रेजेंट करते हैं। ये फ़ाइल आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, और क्वेश्चन अगर किसी चीज़ की समझ आए तो लाजमी कमेंट्स में पूछा करें। और यह है कि मज़ीद भी अगर आपको किसी हेल्प की ज़रूरत तो लाजमी उसका कमेंट किया करें। एंड दैट्स इट।